हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की सीरीज में, जिसमें हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। तो आज हमारा 4th वीडियो है, और यदि अभी तक आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले को वो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरेक रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो जो बोरेक्स होता है वो क्या है? वो होता है हमारा सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स कौन सा है? तो भैया बोर हो गए उससे, तो बोरेक्स, तो बोरेट तो होगा, तो बोर हो गए हैं सोडियम टेट्राबोरेट। मधुमक्खी का जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? तो जैसे मच्छरों का लार्वा होता है ऐसे ही मक्खियों का भी लार्वा होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैगेट। मतलब मेन गेट मत खोलो, मक्खियां अंदर आ जाएंगी। तो मक्खियों का लार्वा क्या कहलाता है? मैगेट कहलाता है। बरगद की पेड़ की जो लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बरगद के पेड़ की जो मोटी लटकने वाली जड़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है पॉप जड़ें। क्या कहा जाता है? पॉप जड़ें कहा जाता है। फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फार्माकोग्नोसी में जो औषधि पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया कैलोमल, कैलोमल का रासायनिक क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल। गैलेनियम दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी यदि 100 सेंटीमीटर है तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है तो सामान्य दृष्टि से दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? तो दूरदर्शी है उसकी लंबाई होगी हमारी 98 सेंटीमीटर। तो गैलीलियम दूरदर्शी की फोकस दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है, और नेत्रिका की कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो सामान्य दृष्टि में जो दूरदर्शी होगी उसकी कितनी है? तो होगी 98 सेंटीमीटर। तारों और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं? तो जो तारे होते हैं और सूर्य होते हैं उनका ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। मैडम क्यूरी किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? जो मैडम क्यूरी है इनने किससे प्राप्त किया था? रेडियम। रेडियम की खोज करने वाली कौन है? मैडम क्यूरी है। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने रेडियम को निकाला था चिप ब्लेंड से। तो चिप ब्लेंड से क्या निकाला था? रेडियम निकाला था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की या वृक्ष की पत्तियों को खाना खाता है? तो जो हमारा रेशम का कीट होता है वह शहतूत की पत्तियों को खाता है। किसका खाता है? शहतूत की पत्तियों को खाता है। खाद्य तेल को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? जो हमारे खाद्य तेल होते हैं उनको वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है। हाइड्रोजनेशन किया जाता है, और इसमें Fe मतलब आयरन धातु की उपयोगिता ली जाती है ना, या फिर आयरन का उपयोग किया जाता है। ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों का गुण होता है? तो जो ध्रुवण होता है वह होता है अनुप्रस्थ तरंगों का प्रकार। ध्रुवण किसका प्रकार होता है? अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। धातु के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो धातु क्यों विद्युत का सुचालक है? क्योंकि उसमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब वो विद्युत का सुचालक होगा। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर कितनी? भारत में उससे लगभग आधी होती हैं। कौन सी धातु है जो कि मजबूती में तो स्टील के बराबर है लेकिन भारत में उससे आधी पाई जाती है? तो ये है टाइटेनियम। मजबूत कितनी है? स्टील के बराबर, लेकिन हमारे भारत में स्टील के बराबर नहीं है, उससे कम पाई जाती है, तो टाइटेनियम। पेलेग्रा सेन या जो पेलेग्रा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पेलेग्रा रोग होता है नियासिन के द्वारा, और नियासिन क्या होता है? विटामिन B3 होता है नियासिन। पेलेग्रा किसके द्वारा होता है? नियासिन के द्वारा। 14 बाष्प घनत्व वाली गैस के अणु का भार कितना होगा? तो कोई भी बाष्प का घनत्व कितना है? 14 है, तो उसका अणु भार कितना होगा? तो 28 होगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कितने प्रतिशत धातु मिलाई जाती है? तो या कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने की हम शुद्धता कैसे मापते हैं? कैरेट में ज्ञात करते हैं। कितने कैरेट सोना है ना? तो 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। उसमें हम कौन सी में से धातु मिलाते हैं? तांबा उसमें मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो हमारे वायरस होते हैं वो एक जीवित और मृत दोनों प्रकार के होते हैं ना। उसको क्रिस्टल में भी रख सकते हैं तो मृत हो जाएंगे, और उसको कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा ग्रोथ करने का तो जीवित हो जाते हैं। तो सबसे पहले किसने प्राप्त किया था इनको क्रिस्टल के रूप में? तो स्टैनली के द्वारा इसको प्राप्त किया गया था। अम्लीय मृदा या फिर जो एसिड सॉइल होती है उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिड मृदा हो गई है पूरी, तो हम उसको ठीक करना है तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं।
स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है हमारा एमाइलेज। कौन करता है? एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है? मधुमेह मतलब हमारा जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियास होता है, उसमें यदि गड़बड़ी आ जाती है तो वो इंसुलिन को नहीं रिलीज कर पाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी? मधुमेह बीमारी हो जाएगी या फिर शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? तो जो अपतलोत्तर होते हैं, इसमें क्या होता है? आभासी और अपसारी लेंस होते हैं। तो इनमें से कौन से होते हैं? अभिसारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिसारी होते हैं। कन्वर्जेंस होते हैं। कन्वर्जेंस होते हैं कौन? हमारे अवतल भी होता है इसमें और उत्तल भी होता है, तो दोनों किसकी तरह कार्य करते हैं? तो अभिसारी के रूप में कार्य करते हैं। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसका नियम है? तो जो हमारे प्रेरित विद्युत दाहक बल होता है वो फिक्सल परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये हमारे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। किसका है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है कि जो प्रेरित विद्युत दाहक बल होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन के द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इनको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो यदि किसी में लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम है तो वो कौन सा हो गया? ये पिटवा लोहा हो जाता है। वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण से बना होता है? तो जो वाटर गैस होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना होता है हमारा वाटर गैस। एंटीपायरेटिक्स, जो एंटीपायरेटिक्स दवाई होती हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो हमारे शरीर में बुखार को उतारने के लिए और दर्द को कम करने के लिए, मतलब बुखार उतारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरेटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीपायरेटिक्स। डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जो डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल है वो किसने दिया? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन ये मिला क्यों था? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था, मतलब आर्टिफिशियल कल्चर किया था, और एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग अलग किया था। इनने क्या किया था? इनने कृत्रिम संसाधनों, तो मतलब आर्टिफिशियल कल्चर में एंथ्रेक्स और जो टीबी है उन दोनों के जीवाणुओं को अलग किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और टीबी का इंजेक्शन भी किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो टोकोफेरॉल है विटामिन ई का नाम। क्या है? विटामिन ई को क्या कहा जाता है? टोकोफेरॉल कहा जाता है। कैलाइटिस रोग किसके द्वारा होता है या फिर किस में होता है? तो कैलाइटिस रोग हो जाता है हमारी छोटी और बड़ी आंत में हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जो कोबाल्ट ऑक्साइड होते हैं वह हमारे कांच को गहरा नीला रंग देते हैं। तो कोबाल्ट ऑक्साइड हमारे कांच को गहरा नीला रंग देते हैं। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जो कि हमारा रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जाता है। डेनियल शहर में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो डेनियल है, भाई डायन जैसी है, तो तांबा और जस्ते का प्रयोग किया जाता है डेनियल शहर में प्रयुक्त धातु। नीले लिटमस को लाल में कौन चेंज कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है अम्ल, और नीले को लाल में अम्ल करता है, लेकिन लाल को नीले में कौन करता है? क्षार करते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज हमारे डार्विन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पौधे में विटामिन का निर्माण कौन करता है? पौधे में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो उनके लिए प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं नाइट्रोजन की। तो प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो ऐसे पौधे जो मृदा में नहीं लगाए जाते बल्कि पानी में लगाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो पौधे मृदा विहीन संवर्धन को कहा जाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? जो जंपिंग जीन्स है उसका सिद्धांत दिया था हमारे बारबरा
मैकलिंटॉस के द्वारा, बारबरा मैकलिंटॉस के द्वारा जंपिंग जीन्स का सिद्धांत दिया गया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो स्कंदन रोधी होता है, मतलब एंटीकोगुलेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? हेपेरिन कहा जाता है। मतलब एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? जो कि हमारे शरीर के अंदर थक्का नहीं जन्म देते, उनको क्या कहा जाता है? स्कंदन रोधी कहा जाता है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद से हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। प्लवन करती हुई भारी वस्तु का भार क्या होता है? जो प्लवन करती हुई वस्तु होती है उसका भार होता है 0। दो आवेश चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या होती है? तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर जो शून्य आवेशित प्रवाह की शर्त होती है कि दोनों समान विभवांतर होना चाहिए, तभी दोनों में क्या नहीं होगा? प्रवाह नहीं होगा। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वायरस को। और इसको क्रिस्टल में प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले किसने किया था? स्टैनली के द्वारा किया गया था। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? जो डायस्टेज एंजाइम होता है वह स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च को माल्टेज में कौन परिवर्तित करता है? तो अमाइलेज करता है। डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वह किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा इसका डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? तो चीनी मतलब शक्कर, सुक्रोज होती है। क्या होती है? सुक्रोज होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, स्टार्च होगा, एक प्रकार का क्या है? स्टार्च है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भारी जल को क्या कहा जाता है? D2O कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का मंदक होता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय या फिर 3D प्रतिमा बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो लेजर बीम की सहायता से 3D प्रिंटिंग बनानी या प्रतिबिंब बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रयोग किया जाता है होलोग्राफी का। किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल का समघटक तत्व कौन सा है? तो गन मेटल में होती है हमारी तांबा, जिंक और टिन। तांबा, जिंक और टिन क्या होती है? हमारी गन मेटल में संग्रहक होती हैं। और जो डेनियल सेल होते हैं उसमें तांबा और जस्ता होता है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रफ्लेशिया, सब रिफ्लेक्ट करता है तो रफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल होता है। एक्साबायोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्साबायोलॉजी में हम अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन करते हैं। एक्साबायोलॉजी में हम अन्य ग्रह के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पेशियों में लैक्टिक एसिड कि जमा होने से क्या होता है? तो यदि हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो वो हमें थकान महसूस कराता है। कालाजार नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो जो कालाजार बीमारी है वह सैंड फ्लाइज के कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करना और इससे ताप में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस विद्युत राशि का मात्रक होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह है हमारा ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जिसको FBTR कहा जाता है, इसमें प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या कहलाता है? तो इसमें हम ईंधन का उपयोग करते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बाइड। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बाइड का। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस के चश्मे हम लगाते हैं वैमनस्य, दृष्टि वैमनस्य में या फिर स्टिग्मेटिज्म में इसका प्रयोग किया जाता है। कुंदन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हमारे तमिलनाडु में स्थित है। लेजर का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो हमारा जो लेजर होता है वह किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट को एम्प्लीफिकेशन करता है बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित है? तो जो ओजोन परत है वह है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो टेस्ला हमारे फ्लक्स डेंसिटी या फिर फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो टेस्ला किसका है? फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी
किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस से हमारी हड्डियां उसमें क्या हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? तो एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग हम कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं। तो एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं कच्चे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। पौधे में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए कौन सा पोषक तत्व उपस्थित अनिवार्य होता है? तो यदि हमारे किसी भी पौधे में शर्करा या पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है पोटाश की आवश्यकता। किसकी होती है? पोटेशियम, मतलब पोषण हर कहीं पहुंचा रहा है तो क्या है ये? पोटाश है। लोहा या फिर Fe पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो लोहे की भूमिका क्या होती है? तो यह ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है और क्लोरोफिल और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो प्रोटीन का निर्माण करता है, क्लोरोफिल का स्थानांतरण करता है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। कौन करता है? ये लोहा करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है। किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हमारे यदि बीमारी हीमोफीलिया हो जाती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, और हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? शाही बीमारी कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? तो ऐसा कौन सा भाग होता है जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है? तो ये हमारी सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। ऊपरी बाहु या फिर जो फोर आर्म होती है उसकी अस्थि का किस नाम से जाना जाता है? तो जो ऊपरी बाहु होती है इसको कहा जाता है ह्यूमेरस। क्या कहा जाता है? ह्यूमेरस कहा जाता है। डीएनए का अनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा था? तो जो हमारे डीएनए का अनुवांशिक कोड खोजा था डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने, और 1965 में। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो हमारे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियो सक्रिय आयु अंकलन का समस्थानिक प्रयोग में लिया जाता है? तो इसमें की जाती है यूरेनियम डेटिंग। चट्टान की खोज, मतलब चट्टान की आयु ज्ञात करनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। जे रॉबर्ट ओपनहैमर के नाम के साथ कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने परमाणु बम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु बम की खोज की थी। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होती है? तो जो सिलिकोसिस होती है इसमें सिलिका की खदान में काम करने वाले लोगों को यह बीमारी होती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया जाता है तो हरी पत्ती कैसे दिखेगी? तो ये कोई हरी पत्ती है, उसको हमने एक अंधेरे कमरे में रख दिया जहाँ पर लाल प्रकाश है तो वह काली दिखेगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म रूप से आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो हमें क्या बनेगा? तो जब जर्मन क्रिस्टल में सूक्ष्म रूप में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाना मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका कोड बना होता है नर्म धातु से या फिर सॉफ्ट आयरन से बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुलर ने। किसने की थी? हेनरी बेकुलर के द्वारा की गई थी। जब किसी कॉनकेव मतलब कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसका जो फोकस दूरी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी कॉनकेव लेंस को हमने किसमें डुबा दिया? पानी में डुबा दिया तो वह उसकी जो फोकस दूरी होती है वह अप्रभावित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य करने में लगाया जाता है? जो पेसमेकर होते हैं तो हमारी हृदय की गति को सामान्य करने में लगाया जाता है। हृदय संबंधी असमस्याओं का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हृदय से संबंधित जितनी भी असमस्याएं होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से चेक करते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मेंडल ने दिया था आनुवांशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज जानवरों की लार वगैरह में पाया जाता है, उनसे फैलता है हमारे इंसान में और यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो पाचन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारी छोटी आंत।
शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है? तो हमारे शरीर के त्वचा के द्वारा हमारे ताप का नियंत्रण किया जाता है। धनुष्टंकार जो बीमारी होती है उसके बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एंटोटॉक्सिन सीरम एटीसी का प्रयोग किया जाता है। एटीएस इंजेक्शन लगाए जाते हैं धनुष्टंकार से बचने के लिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारू और उनके वातावरण की पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। जिस शाखा के अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण की परिस्थितियों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी है वह किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होती है वह हमारे कंकाल तंत्र से संबंधित होती है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है। यह क्यों होता है? तो वह उत्प्लावन बल के कारण कम हो जाता है उसका बल। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत घंटी होती है उसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है तो वो होती है हमारी चुंबकीय प्रभाव। किसका प्रयोग करते हैं? चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। अस्थि और कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो अस्थियां और जो कंकाल होती हैं उनको हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। कवक को कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वैज्ञानिक कुल का है? तो जो प्याज होती है वह है लिलिएसी कुल का पौधा है, लिलिएसी का है प्याज। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? जो हृदय पेशियां होती हैं उनको किस धमनियों के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो ये होती है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हृदय पेशियों को रक्त या धमनियां होती हैं वह रक्त पहुंचाती हैं। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरेबेलम जो होता है वो यहाँ वहां बहकने से रोकता है और संतुलन बनाए रखता है। तो सेरेबेलम हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। खुर, नाखून, सींग, दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण होते हैं? तो खुर, नाखून, सींग और दांत बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। इंसुलिन का कौन सा भाग इंसुलिन कार्य क्या करता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से और यह जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। तो आज हमारे साइंस के 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो प्लीज गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।